15 साल से क्या करा आपने जी? 30 साल से चीनी मिल आपने, एक ने बंद करवाने का काम किया, एक ने बेचने का काम किया। जो सामान पड़ा हुआ था चीनी मिल में, जितने भी मिल वगैरह थे, उन सबको बेचने का काम किया। लालू जी ने बंद करने का काम किया और नीतीश जी ने बेचने का काम किया। 14 से या 17 करोड़ रुपए में चीनी मिल बेचा है रही यहाँ हम 100 साल की लीज पे। मुझे दो ना, हम इसको 50 करोड़ में लेते हैं, इसको चालू करने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी हमारे साथ मौजूद हैं केवटी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चांद बाबू रहमान। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है केवटी की जनता की तरफ से और केवटी की बेटा चांद बाबू रहमान की तरफ से। सबसे पहले आप यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जो जनाधार आपके पीछे है, क्या आपको वो सफलता दिला पाएगी? देखिए, केवटी की जनता मेरे साथ है और आने वाले समय में केवटी की जनता ने निश्चित ये अपने मन में भावना बना ली है कि इस बार दोनों कैंडिडेट जो भारी हैं, बीजेपी और एनडीए के और महागठबंधन के, इनको उनके घर में वापस भेजना है और केवटी के बेटा चांद बाबू रहमान को विधानसभा भेजना है। देखिए, एक तरफ है एनडीए से मुरारी झा, वही दूसरी तरफ महागठबंधन से अगर बात की जाए तो अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो अलीनगर से आए हैं, अलीनगर से विधायक, तो और अपने आप में वो कद्दावर माने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण होगा उनके सामने आपको खड़ा होना? देखिए, मेरा मुकाबला सीधा बीजेपी से है। बारिक सिद्दीकी साहब जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो कहीं से कहीं तक नहीं है। एक केवटी का बेटा मिश्री लाल ने अलीनगर से भगाने का काम किया है, उसके डर के मारे भागा है वो यहाँ। और बारिक सिद्दीकी साहब इतने बड़े नेता हैं बिहार के, तो क्यों नहीं वहीं की जनता के बीच में वहीं का उसी क्षेत्र का विकास किया, क्योंकि वहाँ की जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए केवटी में आए हैं वो। और इस बार केवटी की जनता इनको यहाँ से भगाएगी और जो बड़े नेता हैं उनकी छवि बिल्कुल धूमिल हो जाएगी। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि केवटी का बेटा ही करेगा केवटी का विकास, तो आपको क्या लगता है ये केवटी के बेटा की जो मांग है, आपको ये कितना हद तक कामयाब करा पाएगी? शायद आपको मालूम नहीं है कि केवटी का बेटा करेगा केवटी का विकास, सबसे पहला नारा देने वाला यही चांद बाबू रहमान है 2005 में। केवटी को जनता को जगाने का काम और युवाओं को, यूथ को, महिलाओं को, मजदूर को, सभी को जगाने का काम चांद बाबू रहमान ने किया कि बाहर ही भगाओ, केवटी बचाओ। आज केवटी के बेटा कहाँ गायब हो गए सारे के सारे, जो सब झोला ढोने में लग गए हैं बड़े बड़े नेताओं के। जब टिकट की बारी आती है तो केवटी का बेटा, केवटी का बेटा, केवटी का बेटा। आज यही केवटी का असली बेटा मैदान में डटा हुआ है लड़ने के लिए, इन बाहरियों को भगाने के लिए। एक बात बताइए, आप केवटी की जनता के बीच जा रहे हैं, तो सबसे मेरा सवाल ये होगा कि केवटी की जनता आपको वोट क्यों दे, आप उनके लिए क्या करिएगा? देखिए, वोट क्यों दे ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा सा है। वोट क्यों नहीं देगी जनता? केवटी का बेटा, उसका भाई, उसका भतीजा, उसका रिश्तेदार मैदान में हैं, तो वोट क्यों नहीं देगी भाईजान, ये बताइए आप। जब केवटी की जनता तो इतनी भोली है कि 45 साल के बाहर के लोगों को सर माथे पे बैठा रही है। आज उसके क्षेत्र का बेटा मैदान में आया है, तो अब वो समय आ गया है केवटी की जनता के पास कि चांद बाबू रहमान को केवटी विधानसभा से जिता के पटना विधानसभा में भेजेगी केवटी की जनता। आपके ही क्षेत्र में आता है रैयाम चीनी मिल, आप इसके लिए क्या करेंगे? रैयाम चीनी मिल के बारे में आपको मालूम है कि किसके रीजन में बंद हुआ था? यही महागठबंधन, जो ठग गठबंधन है, उसके रीजन में बंद हुआ था। और यही एनडीए है जिसकी रीजन में ये चीनी मिल बिका। दोनों के दोनों जो हैं चोर चोर मौसेरे भाई हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चीनी मिल की लड़ाई मैंने लड़ी है और आगे भी लड़ता रहूँगा। और इस चीनी मिल के लिए मुझे चाहे सीबीआई इंक्वायरी करवानी पड़े, इस चीनी मिल को मैं चालू करवा के रहूँगा। आज इस क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है, चीनी मिल बंद है, मखाना का उद्योग बंद है, मछली का उद्योग बंद है, पेपर जूट का उद्योग बंद है, पेपर का जो मिल है वो बंद है। सारा का सारा इन दोनों ने, जो चोर चोर मसेरे भाई हैं, आरजेडी और एनडीए, नीतीश कुमार, दोनों को 15 साल जनता ने मौका दिया।
एक ने लूटने का काम किया, एक ने चारा खाने का काम किया, और एक ने जनता को रोड के माध्यम से कि मैंने बहुत विकास किया। रोड से कहीं विकास होता है? विकास जब होगा इस बिहार के अंदर जब आप उद्योग लगाएंगे, शिक्षा का वातावरण शुद्ध होगा, स्वस्थ व्यवस्था होगी, सड़कों का निर्माण होगा, पुलों का निर्माण होगा। एक पुल बनाने में आपको 30 साल लग जाता है, जो उत्तर बिहार को जोड़ता है, वो अभी तक तैयार नहीं है। क्या विकास किया है आप लोगों ने? विकास पुरुष, विकास पुरुष। एक विकास ठग पुरुष है, एक ठग पुरुष है, दोनों को दोनों। ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आज हम लोगों की आबादी 20% है, मुसलमानों की आबादी, और यादवों की आबादी 12% है। क्या मुसलमान अपना हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता है? आज मुसलमानों को सिर्फ 10 सीट क्यों दी गई है गठबंधन की तरफ से? इससे तो बढ़िया नीतीश कुमार है जिसने 11 सीट दी है। ये तो 144 सीट में, आप 12% हो तो आप 70 सीट यादवों को दिया है। इसी मुसलमानों ने लालू प्रसाद को बैठाने का काम किया है, और यही मुसलमान इनको उखाड़ने का काम करेगा। महागठबंधन की ओर से जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसमें 10 लाख रोजगार का वादा किया गया। वही दूसरी तरफ एनडीए की अगर हम बात करें तो उसमें 19 लाख रोजगार का वादा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये तो चुनाव शगुफा है। दोनों के दोनों महा बेईमान हैं, दोनों के दोनों महा लुटेरे हैं। न ये 10 लाख नौकरी दे पाएंगे, न वो 19 लाख नौकरी दे पाएंगे। अब ये बताइए, लॉकडाउन का समय था, इससे पहले 15 साल आपने क्या किया? शिक्षा आपने बेकार कर दी, हेल्थ व्यवस्था बेकार कर दी, जितनी भी चीनी मिल थी बिहार की सारी आपने बंद कर दी। आज आप रोजगार की बात कर रहे हैं, लोगों को, युवाओं को ठगने का। जिस प्रकार से मोदी ने 2 करोड़ रोजगारों को वादा किया था देने का, इसी प्रकार से ये तेजस्वी यहाँ के यूथ को ठगने का काम कर रहा है। यही बीजेपी ठगने का काम कर रही है। मालूम है, ये धरती बिहार की धरती अशोक की धरती है। ये बिहार की धरती महान नेताओं की धरती है। यहाँ पे बिहार की जनता ठगेगी नहीं, इनको ठगा के भेजेगी। पलायन की स्थिति भी बिहार में सबसे अधिक है। क्या कहना चाहेंगे? जब हमारे बिहार के अंदर कोई रोज़गार नहीं रहेगा, खेती की सुविधा नहीं है ढंग से, तो लोग तो दिल्ली, मुंबई, आगरा तो जाएंगे ही। और जब तक इस क्षेत्र का, बिहार का विकास जब ही हो सकता है जब आप कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, चीनी मिल चालू होगी, जूट मिल चालू होगी, मछली उद्योग होगा, मखाना उद्योग होगा। जितने भी बड़े बड़े उद्योग यहाँ लगेंगे, जब जाके मेरा बिहार विकसित और सफल होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मेरा बिहार है, इस बिहार को अगर बनाना है तो केवटी का बेटा चांद बाबू रहमान इस क्षेत्र से चुन के आएगा। ऐसे ही बेटा को पूरे बिहार में टिकट लेके जीतना पड़ेगा। और युवा जो पढ़े लिखे हैं वो राजनीति में आएंगे। ये नहीं परिवारवाद, किसी का बेटा लड़ेगा, कोई बड़ा नेता है उसका बेटा लड़ेगा, कोई सीएम है उसका बेटा लड़ेगा। अब वो ज़माना गया कि ठेकेदारी प्रथा गई। आप क्षेत्र में पढ़े लिखे नौजवान आगे आ रहे हैं। अच्छे कैंडिडेट को मैं तो यही अपील करूंगा कि जो क्षेत्र का विकास कर सके उस अच्छे कैंडिडेट को, ना कि 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए के। बीजेपी में भी वही हाल है, आरजेडी में भी वही हाल है, कांग्रेस में भी वही हाल है। सबको पैसा ले लेके जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसको ताक में बैठा देते हैं। जो पैसा देता है उसको टिकट ये तीनों पार्टियां देती है, चारों पार्टियां देती है। मगर एनसीपी ही ऐसी पार्टी है जो बिहार में मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा सीट, 50 से ज़्यादा सीट हम लोगों ने टिकट दी है। महाराष्ट्र में तो एनसीपी और कांग्रेस साथ में है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? तो आप यहाँ कांग्रेस और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हम लोग तो कम्युनिस्ट के भी साथ में हैं। केरला के अंदर वहाँ भी हमारे मिनिस्टर हैं, वहाँ भी हमारे विधायक हैं। तो जहाँ हम लोगों को मान सम्मान मिलेगा और जहाँ हम लोगों को लगेगा कि हम अच्छा कर सकते हैं, वहाँ हम लोग साथ में हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन है हमारा डिप्टी सीएम है अजीत दादा पवार, हमारे मिनिस्टर हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। देखिए महाराष्ट्र कितना अच्छा फल फूल रहा है। नहीं तो यहाँ पे आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि इस गठबंधन से हम लोगों ने बात करी, हम लोगों ने बोला हमको 3 सीट चाहिए।
कटिहार में एक कदवा, एक प्राणपुर और दरभंगा में केवटी। इन लोगों ने आश्वासन दिया और फिर ये लोग कमरे में जाके बैठ गए। इस वजह से गठबंधन नहीं हुआ। नहीं, गठबंधन तो हमारे आदरणीय पवार साहब जाने, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब जाने, आदरणीय के शर्मा जी जाने, आदरणीय कोहली साहब जाने, आदरणीय राजीव झा जी जाने, इन लोगों ने बात करी। जो पेपर में छपा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, मगर यहाँ की जनता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कोई आम पार्टी नहीं है। ये हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। को हम राज्य की पार्टी नहीं है, आरजेडी की जगह की तरह या फिर क्या नाम है जेडीयू की तरह। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं। इनको राष्ट्रीय पार्टी बनाने में जन्म लग जाएगा, मगर ये राष्ट्रवादी पार्टी 10 जून 1999 को बनी थी। उसी दिन से हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी पहले दिन की राष्ट्रीय लेवल की पार्टी थी। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये राष्ट्रीय पार्टी है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से पवार साहब ने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने का काम किया, मोदी को रोकने का काम किया और देखा कि शिवसेना सबसे दुश्मन था, उसको हमने दिल से लगाया। आज हम लोग शिवसेना के साथ मिलके महाराष्ट्र को विकास करने के लिए और विकास की राह पे, और महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान का सबसे विकसित क्षेत्रों में आता, क्योंकि आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र जो है पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है। जैसे कि मान लीजिए आप बता रहे हैं महाराष्ट्र का, ठीक है, तो वहाँ से शिवसेना जो बीजेपी के साथ थे, उसके बाद आपके साथ वहाँ सरकार बनती है। एक हमारे आदरणीय पवार साहब ने एक हिंदुस्तान को एक नई राजनीति का रूप दिया कि देखो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये उदाहरण आदरणीय शरद पवार ने, ये महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने ये दिखा दिया कि क्योंकि माहौल इतना दूषित कर दिया है बीजेपी वालों ने कि आप लोगों को मालूम, हर जगह लड़ाई झगड़ा, हर जगह हिंदू मुसलमान, हर जगह पाकिस्तान, हर जगह आतंकवादी। ये क्या है भाई? कुछ आता है तो पाकिस्तान आ जाता है, कुछ आता है तो हिंदू मुसलमान आ जाता है, अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक मुद्दा था बाबरी मस्जिद का, वो भी कोर्ट ने सॉल्व कर दिया है। अब आएगा एनआरसी का मुद्दा, अब आएगा फलाने का मुद्दा, अब आएगा हिंदू मुसलमान। इन लोगों को सिर्फ लड़वाने के अलावा कुछ नहीं आता है। हमारा देश जो आज हमारे देश की जो जीडीपी है 40% नीचे गिर चुकी है। इस जीडीपी पे बोलने वाला कोई नहीं है, मगर मेरे आदरणीय शरद पवार जी ने बोला था कि हमारा जो देश है बहुत विपरीत दिशा में जा रहा है, इसको संभालने की ज़रूरत है। आज मेरा देश जो जीडीपी गिरी है ये बीजेपी गवर्नमेंट की वजह से गिरी है, ना कि देखिए यहाँ है कोरोना है क्या चीज़ जी। कोरोना की आड़ में इन लोगों ने पूरे देश को कंगाल करके रख दिया। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के सबको बड़ा बड़ा कर दिया। हर चीज़ इन्होंने गिरवी रखते जा रहे हैं, हर चीज़ को बेचने का काम कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। WHO तो कह रहा है कि कोरोना डेंजरस मोड में जा रहा है। देखिए आपके किसी रिश्तेदार को कोरोना हुआ है? मेरे रिश्तेदार, हाँ ना, मेरे किसी रिश्तेदार को कोरोना, जो मेरे जानने वाला, मैंने सुना ही नहीं है कि कोरोना हुआ है। कोरोना क्या चीज़ है? कोरोना वो कोविड-19 सुना है ना, जिसके पास 19 बीमारी है उसको एक नाम दे दिया गया है कोरोना। जो 19 खांसी, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द, सर में दर्द, हियाँ दर्द, हुआ दर्द, फलाना ढिकाना, बीपी, शुगर, ये इसको एक कोविड का नाम दे दिया गया है। ये कोरोना हो गया है। ये बहुत बढ़िया धंधा है मोदी के राज में अस्पतालों का। जाइए कोरोना के नाम पे आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। आप ठीक नहीं हो के आइएगा तो पता चला सब कुछ खत्म, इतने में आपको अटैक पड़ेगा, मर जाइएगा। तो शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? मेरा रोड मैप बहुत ही साफ सुथरा है। शिक्षा की व्यवस्था जो है हमारे बिहार की, यहाँ एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, मगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ 50 लाख लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वहाँ एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। बिहार, यहाँ का बच्चा दिल्ली में पढ़ता है, यहाँ का बच्चा राजस्थान में पढ़ता है, यहाँ का बच्चा हरियाणा में पढ़ता है, यहाँ का बच्चा मुंबई में पढ़ता है, मगर इस 15 साल में क्या नाम है नीतीश गवर्नमेंट को ये नहीं दिखा कि मैं शिक्षा के किसी एक चीज़ में तो काम कर लिए होते हैं। किसी एक चीज़ पे काम, सिर्फ रोड बनाने से विकास नहीं होता। मैं बार
क्षेत्र का विकास करने के लिए आपको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। जब तक रोटी कपड़ा मकान होगा जनता के पेट में, तो आपको हाँ हाँ कहती रहेगी। राशन देने से विकास नहीं होता है, राशन देने से विकास नहीं होता। विकास जब होगा, आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, आप हेल्थ के क्षेत्र में काम करेंगे, आप किसान के क्षेत्र में काम करेंगे, आप मजदूर के क्षेत्र में काम करेंगे, और आप किसान मंडी के लिए बात करेंगे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में किसान मंडी की स्थापना शरद पवार ने की है, हिंदुस्तान में पहला नेता है शरद पवार जी जिसने आरक्षण 33% महिलाओं का देने दिया था। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने करा। आज 50% आरक्षण की बात शरद पवार जी करता। महिलाओं में सबसे ज़्यादा, मजदूरों में सबसे ज़्यादा, किसानों में सबसे ज़्यादा। शायद आपको मालूम है ना, ऐतिहासिक फैसला लिया था शरद पवार जी ने किसानों का। कितना कर्ज माफ़ करा था, वो आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो सिर्फ आदरणीय शरद पवार जी ने किया था। ये सारा रोड मैप मैं आपको अपने क्षेत्र का रोड मैप के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान का सबसे विकसित क्षेत्र इसको बनाना चाहता हूँ। आज जो मैं बोलता हूँ उसके मेरी विपक्षी पार्टियाँ बोलती है चीनी मिल। अरे 15 साल से क्या करा आपने जी? 30 साल से चीनी मिल आपने, एक ने बंद करवाने का काम किया, एक ने बेचने का काम किया। जो सामान पड़ा हुआ था चीनी मिल में, जितने भी मिल वगैरह थे, उन सबको बेचने का काम किया। लालू जी ने बंद करने का काम किया और नीतीश जी ने बेचने का काम किया। 14 से या 17 करोड़ रुपए में चीनी मिल बेचा है रही यहाँ। हम 100 साल की लीज पे, मुझे दो ना, हम इसको 50 करोड़ में लेते हैं, इसको चालू करने का काम करते हैं, हमको दीजिए। हम अब यहाँ केवटी के सारे जनता का पैसा लगवाते हैं, सबसे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ये पूरी केवटी की जनता चालू करेगी चीनी मिल को। चीनी मिल का सबका हिस्सा होगा, इसमें सबका शेयर होगा, दीजिए। पूरी केवटी की जनता चीनी मिल चालू कर सकती है अपने पैसे से। आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को, हमारे दर्शकों को या केवटी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं केवटी की जनता को यही कहना चाहूँगा, ले लीजिए सबका, झोला ढो लीजिए सबका, सबकी दलाली कर लीजिए, मगर अपने केवटी के बेटा को इस बार विधानसभा भेजने का काम कीजिए। क्योंकि यही बेटा एक डटा हुआ है मैदान में, सारे बेटा सांप के बिल में घुस गए हैं। टिकट लेने का समय था तब केवटी का बेटा, आपको शायद मालूम होगा, ये नारा चांद बाबू रहमान ने 2005 में दिया था, भारी भगाओ केवटी बचाओ। फिर आपके चैनल के माध्यम से, और मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, केवटी की जनता से कह रहा हूँ, अब समय आ गया है केवटी के बेटा को विजय बनाने का। क्योंकि जब लोग जागेंगे तो अपना हक मांगेंगे, जब अपना हक मांगेंगे तो केवटी में क्रांति होगी, और केवटी में क्रांति होगी तो इन बाहरियों से आज़ादी मिलेगी। इन बाहरियों से आज़ादी मिलेगी तो केवटी का बेटा विधायक बनेगा और केवटी को विकास करने का काम करेगा। जय हिंद, जय राष्ट्रवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे एनसीपी से उम्मीदवार केवटी विधानसभा क्षेत्र से। आप हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। लगातार हम विधानसभा चुनाव की अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।